Hello and welcome to another episode of नमस्कार और स्वागत है इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। आप चाहें तो यूट्यूब मेंबर बन सकते हैं, पैट्रन बन सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से थोड़ा सा योगदान भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के हमारे मेहमान का स्वागत करते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी। प्रोफेसर मरांदी तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर मरांदी, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। Welcome back to Indian Global Left. Thank you very Muna Mantrikan ye bahut bahut dhanyavad. Ava Streisand is our direct chugajik no ni li bohik badge. You're a very good audience. Thank you. I wanted to धन्यवाद। ask you मैं about आपसे हाल ही में अमेरिका द्वारा ईरानी ठिकानों पर किए गए हमले के बारे में पूछना चाहता था, खासकर दक्षिणी इलाकों में। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो तेहरान को कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते चीन से जोड़ता है, और शायद रूस के साथ भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो आपका क्या मानना है, अमेरिका ने अपने हमले फिर से क्यों शुरू किए? Why the US renewed its attack? Well, the United States never really intended to implement the देखिए, अमेरिका का असली इरादा इस एमओयू को लागू करने का कभी था ही नहीं। लेकिन ईरानियों ने फिर भी इस एमओयू पर सहमति जताई क्योंकि वो तेल का निर्यात करना चाहते थे और ज़रूरी सामान मंगवाना चाहते थे। उन्हें लगा कि वो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनके बहुत से टैंकर बंदरगाहों पर फंसे हुए थे और कई जहाज ईरानी बंदरगाहों तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। उनका मानना था कि अगर वो कुछ समय तक तेल बेचकर और सामान मंगवाकर अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा मजबूत कर लें तो लंबे संघर्ष के लिए बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और जैसे ही एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, हमने देखा कि ईरान ने कुछ ही दिनों में अपने एशियाई ग्राहकों को करीब 40 मिलियन बैरल तेल भेज दिया। million barrels of oil to its Asian customers within just a few days. And that's because those tankers were already full. और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे टैंकर पहले से ही भरे हुए थे, लेकिन अमेरिकी नाकाबंदी की वजह से फंसे हुए थे। ईरान पूरी तरह से उस समझौते या अनुबंध या कहें समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए तैयार था, लेकिन उन्हें पता था कि अमेरिकी ईमानदार नहीं हैं। अमेरिकियों ने इसे सिर्फ इसलिए स्वीकार किया क्योंकि वे खुद मुश्किल में थे। और जब से ये समझौता ज्ञापन साइन हुआ है, तब से अमेरिकी टालमटोल कर रहे हैं। उन्होंने न तो इजरायली शासन को लेबनान छोड़ने के लिए मजबूर किया है और न ही युद्ध खत्म करने के लिए, जैसा कि समझौते में साफ लिखा है कि उन्हें करना चाहिए। कल 2 लेबनानी नागरिकों की हत्या कर दी गई। उससे एक दिन पहले कम से कम 3, शायद और भी। कल के बारे में मुझे 2 का पता है। परसों एक स्कूल की प्रिंसिपल की हत्या कर दी गई, उनके पति और नौकरानी के साथ, और शायद कुछ लोग भी मारे गए। और आज मुझे नहीं पता, लेकिन ये शासन लगातार निर्दोष लोगों की हत्या कर रहा है और देश पर कब्जा बनाए हुए है, तो ये एक उल्लंघन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अब तक ईरान की चोरी की गई संपत्तियां वापस नहीं की हैं। उन्होंने ईरानी तेल बिक्री पर दी गई छूट भी वापस ले ली है। और सबसे अहम बात, उन्होंने होर्मुज जलसंधि में एक नया कॉरिडोर बनाने की कोशिश की। अनुच्छेद 5 के तहत समझौता ज्ञापन के अनुसार ईरान को जलसंधि को उसी स्थिति में खोलना था जैसी वह अमेरिका और इजराइल द्वारा थोपी गई जंग से पहले थी। ईरान को 1 या 2 महीने के भीतर व्यापार सामान्य करना था। पहले महीने में शुरुआत और दूसरे महीने तक व्यापार पूरी तरह सामान्य हो जाना था। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस व्यापार में एक वैकल्पिक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की और जहाज़ों को उसी रास्ते से जाने के लिए मजबूर किया। कई दिनों तक ईरानियों ने विरोध किया और जहाज़ों को चेतावनी दी। अमेरिका ने ईरान को नज़रअंदाज किया। उन जहाज़ों में से कई ने भी ईरान की चेतावनी को नज़रअंदाज किया, शायद दबाव में। और फिर आखिरकार ईरान ने कम से कम 3 जहाज़ों पर हमला किया। मुझे सही संख्या का यकीन नहीं है, लेकिन 3 या 4, शायद 5 जहाज़। मुझे 3 के बारे में पक्का पता है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जो खुद उस समझौते का उल्लंघन है।
एक और उल्लंघन यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार ईरान को हमले की धमकी देते रहते हैं, जबकि समझौता ज्ञापन में साफ लिखा है कि अमेरिका को ईरान को धमकाना नहीं चाहिए। इस अवधि में किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष को धमकी नहीं देनी चाहिए। तो कुल मिलाकर अमेरिकियों ने हर स्तर पर उस समझौते का उल्लंघन किया है, और यहाँ ईरानियों को पता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत है होर्मुज की खाड़ी। इसलिए जब अमेरिका सहयोग कम करता है, जब वो समझौते को कम लागू करता है, तो ईरान भी उतना ही कम सहयोग करता है। जब अमेरिका ज्यादा सहयोग करता है, तो ईरान कम सहयोग करता है। अब तक यही पैटर्न रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि कुल मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका इस संघर्ष को खत्म करने का सही फैसला नहीं ले सकता, क्योंकि जायनिस्ट लॉबी और इजरायली शासन ऐसा होने नहीं देंगे। और इसी बीच वैश्विक ऊर्जा संकट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कमी अभी बनी हुई है, और ट्रंप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। अगर हालात और भड़कते हैं, और पहले से ही काफी तनाव बढ़ चुका है, लेकिन अगर ये और लंबा या गहरा गया तो बहुत जल्दी एक गंभीर ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, क्योंकि हम पहले से ही लगभग उसी स्थिति में हैं। आपको याद होगा जब ट्रंप ने वो समझौता किया था, तो उन्होंने उसका कारण ये बताया था कि हम ऊर्जा आपूर्ति खत्म होने से बस 4 हफ्ते दूर थे। तो वो कमी अब तक दूर नहीं हुई है, वो अब भी मौजूद है, बनी हुई है, और yours का समान नहीं। Iraanlijk som US is steglis der favored of smor verbal of mushkor. Iran knows this, and therefore the United States is in a lot of trouble. It seems to me reading news about this. मेरे हिसाब से जब मैं खबरें पढ़ता हूं कि ईरान और अमेरिका होर्मुज की खाड़ी में कम से कम 2 अलग-अलग कॉरिडोर को लेकर टकराव में हैं, तो लगता है कि पारंपरिक विवादों के साथ-साथ, जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्र में प्रतिरोध को उसका समर्थन, अब एक तीसरा मुद्दा भी इस संघर्ष का अहम हिस्सा बन गया है, जो अपेक्षाकृत नया है। कई लोग शायद नहीं जानते कि इन 2 कॉरिडोरों में दांव पर क्या लगा है। ईरान का कहना है कि समझौता ज्ञापन के मुताबिक वो अपने तय ढांचे के बाहर किसी नए कॉरिडोर की स्थापना की अनुमति नहीं देगा। वहीं अमेरिका चाहता है कि वो अपना अलग कॉरिडोर बनाए और उस पर नियंत्रण रखे। तो क्या आप हमें थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि होर्मुज की खाड़ी में फिलहाल क्या चल रहा है और ईरान और अमेरिका के बीच असल मतभेद क्या हैं? देखिए, जो मैंने समझाया था वो आपके पहले सवाल के जवाब में था, जब आपने रेल परियोजना की बात की थी और उस हमले की जो उस रेलवे पर हुआ था, जो ईरान को मध्य एशिया, चीन और रूस से जोड़ती है। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये है कि ईरान के साथ जो टकराव है, उसका परमाणु कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। परमाणु कार्यक्रम तो हमेशा एक बहाना रहा है। उन्हें पता था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। वो 10 साल पहले भी नहीं बना रहा था, 20 साल पहले भी नहीं, और नहीं पिछले महीने या पिछले साल। परमाणु हथियार का ये पूरा झूठ, इस पर गैरेथ पोर्टर की एक बहुत अच्छी किताब है, मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस, और एक छोटी लेकिन बेहतरीन किताब, डेंजर्स डिल्यून पीटर ओबोर्न की। इन दोनों में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। असल में ये पूरा बनाया हुआ संकट ईरान पर दबाव डालने और उसे कमजोर करने के लिए रचा गया था। तो जब वे ईरान पर बम गिराते हैं तो उसका मकसद देश को कमजोर करना होता है। जब वे ईरान की रेल कनेक्शन पर हमला करते हैं जो दूसरे देशों से जुड़ते हैं, तो वे ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना चाहते हैं। और जब अमेरिका होर्मुज की खाड़ी पर नियंत्रण करने की कोशिश करता है, तो उसका इरादा भी ईरान की अर्थव्यवस्था को जकड़ने का होता है। तो इसका परमाणु कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है। पिछले साल जब अमेरिकियों ने ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु स्थापनाओं पर बमबारी की थी, तो ट्रंप बार बार कहते रहे कि हमने उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अगर वे सच में नष्ट हो गए हैं, तो फिर आगे के हमलों की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि एक और बड़ी जंग शुरू हुई जो अब भी जारी है। तो ये मामला ईरान का है। अमेरिका, जायनिस्ट लॉबी और इजरायली शासन के प्रभाव में ईरान के अस्तित्व को ही नहीं चाहता, और इसलिए जो अमेरिकी कर रही थी
यह है कि वे सबसे पहले थे मैंने पेनियाथ MOU भी ज़फोर्टियों कमज़ोर करने के कोर्स कर in multiple ways, as I've already explained. But what has led to this conflict is that लेकिन इस टकराव की शुरुआत कैसे हुई? when the war started, जब युद्ध शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी की, आयतुल्लाह खामेनी और अन्य लोगों की हत्या की, तो ईरानियों ने तुरंत पलटवार किया। उसी समय उन्होंने उस जलदमरुमद पर नियंत्रण भी कर लिया। क्यों? क्योंकि 5 देश सऊदी अरब, अमीरात, कुवैत, बहरीन और कतर जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे थे, वे उसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए ईरान ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। क्या ईरान ने सबसे पहले उस जलदमरुमद को बंद कर दिया था? नहीं। आज तक भी ईरान ने उसे पूरी तरह बंद नहीं किया है। आप ईरानी कॉरिडोर से होकर जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे उन देशों और अपने दुश्मनों के लिए बंद कर दिया, जिससे अमेरिका को भारी मुश्किलें झेलनी पड़ी। अमेरिकियों ने पूरी कोशिश की कि ईरान की पकड़ कमजोर हो जाए। Americans tried desperately to weaken Iran's hold, they failed. Then they went to siege warfare, and they फिर उन्होंने घेराबंदी वाली लड़ाई का रास्ता अपनाया और उसमें भी नाकाम रहे। फिर बातचीत की मेज पर लौटे, लेकिन वहां भी असफल रहे। अब जो वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है शांति समझौते को कमजोर करना। उस समझौते में साफ लिखा है कि ईरान होर्मुज की खाड़ी में व्यापार को सामान्य करने में मदद करेगा, और ये काम पहले महीने के भीतर होगा। फिर दूसरे महीने में व्यापार पूरी तरह सामान्य हो जाएगा, जैसे कुछ महीने पहले था। और ईरान और ओमान मिलकर तय करेंगे कि इस व्यापार को कैसे नियंत्रित किया जाए। उसमें अमेरिका का जिक्र तक नहीं है। अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। युद्ध के दौरान भी अमेरिका कोई भूमिका नहीं निभा सका। वो ईरान को कमजोर करने में नाकाम रहा। तो अमेरिकियों ने क्या किया? उन्होंने इसी शांति और व्यापार के सामान्य होने का फायदा उठाया और बहुत चालाकी से खुद ही एक रास्ता खोल लिया। इस गली और मालिस फिर उन्होंने जहाजों से कहा, ईरान द्वारा बनाए गए कॉरिडोर का इस्तेमाल मत करो। वो कॉरिडोर जो ईरान ने प्रमोट किया है, जिसे ईरानी नौसेना ने घोषित किया था, इसके बजाय उसे जाओ जो हमने बनाया है। और बहुत से जवाब में या किसी और वजह से, या फिर वे उन देशों के थे जो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने भी वही किया। कई दिनों तक ईरानियों ने इसका विरोध किया। फिर उन्होंने जहाज़ों को चेतावनी दी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। आखिरकार ईरान को उन जहाज़ों पर हमला करना पड़ा, क्योंकि अगर अमेरिका अपनी मर्जी से होर्मुज जलदमरुमद पर नियंत्रण कर लेता, तो ईरान का नियंत्रण और उसका प्रभाव दोनों कमजोर पड़ जाते, और फिर अमेरिका अपनी किसी भी प्रतिबद्धता का पालन नहीं करता। और फिर इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक और जंग शुरू कर देता। लेकिन इस बार जब वो जंग के जरिए पैर जमाने में नाकाम रहे, तो वो शांति के दौर में ईरान को कमजोर करने की कोशिश करते। ईरान इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। यही वजह है कि हमारे पास ईरान और अमेरिका के बीच 2 दिन और 2 रात की लड़ाई हुई, और जाहिर है सारे अरब शासन अभी इसी वक्त वो अमेरिकियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कतर अमेरिकी वायुसेना की मदद कर रहा है, सऊदी भी वही कर रहे हैं, कुवैत, बहरीन, कतर सब शामिल हैं, हर एक देश, और बेशक जॉर्डन भी। तो ईरानी जंग नहीं चाहते, वो व्यापार के सामान्यीकरण की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारा इलाका है और हमारे हित में भी है। लेकिन ईरानियों को ये मंजूर नहीं कि अमेरिकी उनके खिलाफ खड़े हों। मैं चाहता था कि आप जरा समझाएं कि इस संघर्ष के जरिए ईरान के उभार का एशिया की बड़ी भू राजनीति में क्या महत्व है, क्योंकि कुछ समय से साम्राज्यवादी ताकतों के लिए, यानी पश्चिमी साम्राज्यवादी तंत्र के लिए, पश्चिम एशिया और पूर्वी एशिया दोनों ही बराबर अहम रहे हैं, और दोनों ही पश्चिमी साम्राज्यवादी तबाही के शिकार रहे हैं। लेकिन कई मायनों में, या कहें ज्यादातर मामलों में, ये तबाहियां आपस में सीधे जुड़ी नहीं थीं।
कोई इराक या अफगानिस्तान की कल्पना कर सकता था बिना ताइवान के बारे में सोचे, या बिना पूर्वी एशिया में अमेरिकी साम्राज्य, कोरिया या जापान से जुड़े संघर्षों को ध्यान में लाए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हालात बदल रहे हैं, क्योंकि चीन अब अमेरिका का सबसे बड़ा या कहें अंतिम निशाना बन गया है, और चीन की निर्भरता समुद्री और जमीनी दोनों तरह के व्यापार और संपर्कों पर है। As well as overland trade and contacts, and rise of Iran has really increased its. ईरान के उभार ने इन गलियारों में उसकी अहमियत को वाकई बढ़ा दिया है। मुझे लगता है अब एशिया का भी इसमें एक दांव है, और अमेरिकी साम्राज्यवादी तंत्र इसको लेकर काफी बेचैन है। लोग रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के उभार की बात कर रहे हैं, खासकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष के संदर्भ में। यहाँ तक कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर जो नई बातें सामने आ रही हैं, वो भी दिखाती हैं कि वहाँ काफी घबराहट है। ये रिश्ता वैसा नहीं चल रहा जैसा वो चाहते थे। तो सवाल ये है कि एशिया के लिए कुल मिलाकर क्या दांव पर लगा है जब वो अमेरिकी साम्राज्य और साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, और ईरान को लेकर जो ये टकराव चल रहा है वो ताकत के इस संतुलन को किस तरह प्रभावित कर रहा है। This conflict over Iran impacting that balance of power. I think it's had a huge impact. And I think the funeral. मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। मुझे लगता है कि इस अंतिम संस्कार ने ईरान की स्थिति को और मजबूत किया है, और इसलिए इसका असर आगे भी पड़ेगा। क्योंकि तेहरान में लाखों लोग शामिल हुए, फिर कुछ मिलियन, पता नहीं कितने, खोम में जो एक पवित्र शहर है, और फिर इराक में जहां नजफ और करबला जैसे पवित्र शहरों में भी लाखों लोग उमड़ पड़े, और आज मशहद से जो तस्वीरें आ रही हैं जहां अंतिम संस्कार चल रहा है, वहां भी लाखों लोग मौजूद हैं। ये सब कुछ अभूतपूर्व है। यहाँ तक कि ईरान के लिए भी, जहां हर साल बड़े पैमाने पर सभाएं और रैलियां होती हैं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हमने पहले कभी देखा हो। और ये इतना बड़ा है कि पश्चिमी मीडिया, जो आमतौर पर ईरान में होने वाली सभाओं को कम करके दिखाता है, मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं एक जगह गया था और उसका वीडियो मैंने पियर्स मॉर्गन के प्रोड्यूसर को दिया था। उन्होंने वो क्लिप शो में दिखा दी। पियर्स मॉर्गन ने किसी को बुलाया जिसने कहा कि ये सब एआई है, और वो जोर देकर कह रहा था कि ये पूरा हेलीकॉप्टर फुटेज एआई से बना है। लेकिन वो प्रदर्शन इतना बड़ा था कि बहुत से पत्रकार, खासकर वैकल्पिक मीडिया के, विदेश से आए थे। उन्होंने अपनी आंखों से वो विरोध, वो भीड़ और वो जुटान देखा था। ये इतना विशाल था कि पश्चिमी देशों के लिए भी इसे छिपाना मुमकिन नहीं था। और इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि ईरान ने सिर्फ जंग और घेराबंदी में ही जीत हासिल नहीं की है, बल्कि बातचीत की मेज पर भी जीत दर्ज की है। अब अमेरिकी ये नहीं कह सकते कि ईरान के पास जन समर्थन की वैधता नहीं है, और वो वैधता कितनी गहरी है ये अब सबके सामने है। दुनिया भर के देश जब ये देखेंगे तो उन्हें ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर नजर आएगा। अमेरिका और उसके घोषित विरोधियों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन की स्थिति अब बहुत नाजुक बल्कि बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच रही है। पश्चिमी देशों में इस पर ज्यादा बात नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है कि हालात वाकई बहुत खतरनाक बनते जा रहे हैं, और अमेरिका इसमें गहराई से शामिल है। भले ही वो कहते हैं कि वो दूर से देख रहे हैं और बस यूरोप को हथियार बेचकर पैसा कमा रहे हैं। नहीं, असल में अमेरिकी सरकार, CIA दोनों इसमें गहराई से शामिल हैं और बहुत पैसा लगा रहे हैं। The CIA is deeply involved in putting in a lot of money. And of course the Europeans are betting the house. और जाहिर है यूरोपीय देश पूरा दांव लगा रहे हैं, तो वो मोर्चा अब एक और ज्यादा खतरनाक स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। हमारा इलाका ठीक वैसा ही है जैसा आप अभी देख रहे हैं। इस वक्त लगभग सचमुच ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें दागी जा रही हैं, और अमेरिका और चीन के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका गिरावट में है और जैसे जैसे उसकी ताकत घट रही है वो और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। तो बदलाव हमारी आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये साम्राज्य खुद अंदर से और ज्यादा तनावग्रस्त होता जा रहा है, और जो व्यक्ति उसकी सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है
वो खुद भी अस्थिर है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ईरान और अमेरिका के बीच पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाए, जबकि दुनिया एक बड़ी आर्थिक मंदी के कगार पर है और ऊर्जा संकट पहले से ही हमारे सामने है। A global economic crisis and the energy crisis is upon us. And simultaneously, they're provoking Russia. और इसी के साथ वे रूस को उकसा भी रहे हैं। ये पूरी तरह संभव है कि आने वाले हफ्तों या महीनों में यूक्रेन का युद्ध एक नए चरण में पहुंच जाए और ये मोर्चे आपस में जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि ईरान और रूस के बीच सहयोग और तालमेल लगातार बढ़ा है। ईरान रूस की मदद कर रहा है, रूस ईरान की, क्योंकि दोनों जानते हैं कि वे एक ही साम्राज्य के शिकार हैं। रूस की हार ईरान की हार होगी, वो चीन की भी हार होगी, और इसका उल्टा भी सही है। लेकिन मेरा मानना है कि पिछले 4.5 महीनों में ईरान की स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है, क्योंकि रूस और चीन और कुछ हद तक दूसरे देश भी, लेकिन ज़्यादातर रूस और चीन शायद ईरान की क्षमताओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। मेरा मतलब है, ये तो बहुत हल्का कहा गया है। मेरा मानना है, चीन और रूस में मेरे दोस्तों से हुई बातचीत से, और दोनों देशों में मेरे कई दोस्त हैं, विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, जिनसे मैं कई सालों से संपर्क में हूं, कुछ तो बहुत करीबी दोस्त भी हैं। ये बात साफ थी कि लगभग सभी को यकीन था कि ईरान डर जाएगा, 12 दिन की जंग के दौरान भी और इस जंग में भी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बिल्कुल उल्टा हुआ। करीब एक हफ्ते बाद लोग कहने लगे कि अगर ईरान नहीं गिरा तो वही अपने आप में एक जीत है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। ये झंडे के चारों ओर एकजुट होने वाली बात भी नहीं थी। ये तो एक जीत थी, और अमेरिका के लिए हार, जिसकी शुरुआत ट्रंप ने बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण से की थी। फिर उन्होंने ईरान की 10 बिंदुओं वाली योजना को बातचीत के ढांचे के रूप में स्वीकार कर लिया। लोगों ने कहा, अरे ये तो रैली अराउंड द फ्लैग वाला असर है। लेकिन जरा उस जनाजे को देखिए, वो तो 4 महीने से भी ज्यादा पहले हुआ था। क्या ये अब भी वही असर है, या फिर ये वाकई में अयातुल्लाह खामेनेई के प्रति करोड़ों लोगों की सच्ची प्रशंसा और प्यार का इजहार है? बात साफ है। उन भावनाओं के उफान को देखिए। सिर्फ जनाजे में जाना ही बहुत मुश्किल था। गर्मियों के बीचों बीच ईरान में और इराक में तो और भी ज्यादा गर्मी थी, खोम में भी। लेकिन उस तपती गर्मी में वहां पहुंचने में मुझे 3 घंटे लगे। फिर कई घंटे धूप में भीड़ के बीच खड़ा रहा। बहुत गर्मी थी और लोग काले कपड़े पहने हुए थे, जो और मुश्किल बना देता है। काले कपड़े शोक के लिए। लोग मीलों चले, कई किलोमीटर पैदल चले उस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए। वे मीलों चले, कई किलोमीटर, और फिर वापस लौटने के लिए भी उन्होंने उतना ही लंबा रास्ता पैदल तय किया। तो ये कोई झंडे के चारों ओर एकजुट होने वाला असर नहीं था। ये ईरान के बस बच जाने की बात नहीं थी। ये इस्लामी गणराज्य ईरान का उस हमलावर को हराना था, और एक ऐसे समाज का दिखना था जो एकजुट था, जो अपने मकसद पर यकीन रखता था। यही बात मैं सालों से कहता आ रहा हूं। जब भी मैं पश्चिमी मीडिया में बोलता था, तो मुझे हमेशा किसी का प्रवक्ता या प्रचारक कह दिया जाता था, या जो भी कहने से उन्हें अच्छा लगे। लेकिन आखिर में मैं और मेरे जैसे लोग सच ही कह रहे थे, और वे या तो बेईमान थे या फिर भ्रम में थे। और भले ही मुझे नहीं लगता कि पश्चिम में जो नैरेटिव है वो बदलने वाला है। मेरा मतलब है, मैं आज ही एबीसी ऑस्ट्रेलिया पर था और वे वही पुरानी बकवास दोहरा रहे थे। उनके लिए कुछ भी नहीं बदला। लेकिन पश्चिम के मुख्यधारा मीडिया से परे दुनिया भर में ईरान और प्रतिरोध को लेकर जो नैरेटिव है वो बदल गया है, और ये बदलाव ग्लोबल साउथ में इस आंदोलन को और मजबूत करेगा, ताकि एक बहुध्रुवीय व्यवस्था बने, पश्चिमी वर्चस्व घटे और सहयोग बढ़े। मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रशासन एक असली दुविधा में फंसा हुआ है। एक तरफ
उसे पता है कि इस संघर्ष को जारी रखना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा कि ईरान ने कहा है, इस बढ़ते तनाव के जवाब में उसके दो मुख्य कदम होंगे। पहला, समुद्री व्यापार को लगभग पूरी तरह से रोक देना, और दूसरा, हमलों का अनुपात 2 के मुकाबले 1 कर देना। यानी अमेरिका अगर एक हमला करता है तो ईरान कम से कम 2 ठिकानों पर जवाबी हमला करेगा, वो भी अमेरिकी ठिकानों के अंदर तक। इसका मतलब ये है कि जितना लंबा ये संघर्ष चलता जाएगा, उतना ही अमेरिका के लिए सीधा खर्च बढ़ेगा, और साथ ही उसके खाड़ी सहयोगियों के बीच भी सवाल बढ़ते जाएंगे, जो इस सब को किसी भी तरह खत्म होते देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ जाहिर है कि ऐसा लगता है अमेरिका अब और ज्यादा सख्त रुख अपनाएगा, क्योंकि यहाँ दांव पर सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं है, बल्कि चीन, एशिया और पूरे क्षेत्र की बड़ी भू राजनीति भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब है कि वो अपने साम्राज्य को छोड़ने या ढीला करने वाले नहीं हैं। अगर बात सिर्फ परमाणु कार्यक्रम की होती, जो कि जैसा आपने कहा मामला नहीं है, तो शायद अमेरिका के लिए उसे जाने देना आसान होता। या अगर ये सिर्फ इजराइल लॉबी का मुद्दा होता, तो भी कोई सोच सकता था। भले ही ये कल्पना करना मुश्किल है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के हित में और उस वैश्विक अर्थव्यवस्था के हित में, जिस पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक निर्भर है, चाहे वो निवेश का प्रवाह हो, व्यापार का प्रवाह हो, या फिर तेल बाजार के कारण बढ़ती महंगाई का असर, इन सब को देखते हुए रमेश से बहुत पीछे embrace मेरा मतलब है, अमेरिका में बहुत से लोग, बहुत से मीडिया वाले कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास तेल की कमी नहीं है। लेकिन जो बात वो नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है कि तेल बाजार में बढ़ती महंगाई अमेरिकी अर्थव्यवस्था में घुस जाती है और उसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा होता है, खासकर जब ट्रंप शासन की वैधता पर उसके अपने समर्थकों के बीच ही सवाल उठ रहे हैं। बाकी नागरिकों की तो बात ही छोड़िए। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि आपने जिस ऐतिहासिक अंतिम संस्कार और उसमें हुई भागीदारी की बात की, उसके संदर्भ में इस समय का क्या महत्व है? मैं ये भी कहना चाहता था कि दुनिया भर के कई नेता, जिनमें भारत के कुछ हिस्सों से, कश्मीर से भी लोग शामिल थे, ईरान गए थे उस अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए। अब सवाल यह है कि इस नए हमले का समय क्या बताता है, क्योंकि ये तो अंतिम संस्कारों के बीच में हुआ। इसका क्या मतलब निकाला जाए? मुझे तो ऐसा लगता है कि अमेरिका उस विशाल जनसमूह और उस तरह की लामबंदी से काफी हिल गया है जो उस अंतिम संस्कार में देखने को मिली, और साथ ही इस्लामी दुनिया में ईरान को जो तरह की नेतृत्व भूमिका मिल रही है उससे भी वो परेशान है। कम से कम इतना तो साफ है कि वे बहुत घबराए हुए हैं और शायद इसी बेचैनी में ये हमले किए गए। आपके हिसाब से इन हमलों के समय का क्या मतलब निकलता है? हाँ, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मुझे लगता है कि ट्रंप का बयान अपने आप में बहुत कुछ बताता है। उन्होंने हैरानी जताई कि लोग रो रहे थे और इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर थे। बाद में उन्होंने उसे थोड़ा सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो एक अहम खुलासा था। कुछ वैसा ही जैसे उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास सिर्फ 4 हफ्तों की ऊर्जा आपूर्ति बची है, जो शायद उन्हें नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उस समय उन पर एमओयू को लेकर इतना हमला हो रहा था कि शायद उन्हें ऐसा कहना पड़ा। तो मुझे लगता है ये उसी का हिस्सा था, और साथ ही ये दोनों तरफ से असर डाल रहा था। ऐसा लगता है कि अमेरिकी लोग अंतिम संस्कार के समारोहों के पैमाने और उसमें शामिल लोगों की संख्या देखकर वाकई हिल गए और हैरान रह गए। मैं नहीं था, मतलब हाँ, शायद वो उतने बड़े नहीं होंगे जितना मैंने सोचा था, लेकिन कमोबेश मुझे पता था कि वो बहुत बड़े होंगे। लेकिन अमेरिकन लोग भ्रम में हैं और यूरोपियन भी, वो तो हमेशा से ही भ्रम में रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ एक अलग तरह की गणना भी थी। अंतिम संस्कार शुरू होने से पहले, जो तेहरान में शुरू हुए, अमेरिकियों को शायद लगा कि ये अंतिम संस्कार उनके लिए एक मौका होगा,
जिससे वो ईरान की स्थिति को होर्मुज जलमरूमध्य में कमजोर कर सकें। उन्हें लगा कि ईरान व्यस्त रहेगा, इसलिए बहुत सारे जहाज़ों को गुजरने दिया जाएगा और ईरान खुद तनाव नहीं चाहता होगा, क्योंकि अंतिम संस्कार के दौरान लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। सोचिए, जब एक ही समय में तेहरान की सड़कों पर करोड़ों लोग हों, मान लीजिए 12 मिलियन लोग, और उसी वक्त मिसाइलें बरसने लगें। हमने ये सब पहले भी देखा था, जब युद्ध के दौरान उन्होंने लोगों की भीड़ पर बम गिराए थे और कई लोगों की जान चली गई थी। एक महिला की हत्या उस सभा में हुई थी जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी, और दूसरी सभा में जिसमें मैं खुद मौजूद था, वहां भी एक महिला मिसाइल हमले में मारी गई। तो ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। मुझे लगता है अमेरिकियों ने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की ताकि समझौते के अनुच्छेद 5 को कमजोर किया जा सके, लेकिन ईरानियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि अमेरिकी अनुच्छेद 5 को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने पलटवार किया, और मेरा मानना है कि अमेरिकियों को इससे हैरानी और गुस्सा दोनों हुआ, और फिर उन्होंने और जोरदार जवाब दिया। और फिर मेरा ख्याल है उसी वक्त ये बात भी सामने आई कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे थे। ये भी उनके हिसाब किताब का हिस्सा बन गया। लेकिन ईरान ने आज सुबह बहुत कड़ा जवाब दिया है और अब भी जोरदार हमले कर रहा है। ये हालात अमेरिका के लिए अच्छे नहीं दिख रहे। मेरे कई जानने वाले जो आप और मेरे दोनों के साझा दोस्त हैं वही बात कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप अब और ज्यादा अड़ गए हैं, और इसकी बड़ी वजह वही है जिसकी वजह से जो केंट ने इस्तीफा दिया था। जब वो ट्रंप के नियुक्त किए हुए आतंकवाद विरोधी विभाग के प्रमुख थे युद्ध की शुरुआत में, तब उन्होंने कहा था, देखिए, ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है। ये मामला असल में इस्राएली लॉबी और इस्राएली शासन का है, यानी सियोनिस्ट लॉबी और इस्राएली शासन का। ट्रंप जिस वजह से उस समझौते को लागू करने से बच रहे हैं जो अमेरिकी जनता और पूरी दुनिया के लिए अच्छा होता, वो है सियोनिस्ट लॉबी, इस्राएली शासन और उनका अपना अहंकार। क्योंकि साफ तौर पर उन्हें युद्ध में अपमान झेलना पड़ा था और वो अब भी उसी जूझ रहे हैं। लेकिन मेरी राय में इसकी सबसे बड़ी वजह सियोनिस्ट लॉबी और इस्राएली शासन ही है। मैं बातचीत खत्म करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो सीधे इस संघर्ष से जुड़ा नहीं है। वो ये कि आपके हिसाब से ईरान के लोग, खासकर वहां की जनता, दिवंगत आयतुल्लाह खामेनी को कैसे याद करेगी? जिस तरह का जन समर्थन और जुटान हमने हाल के समय में अपने क्षेत्र में नहीं देखा, उसे देखते हुए आप क्या सोचते हैं? क्या लोग उन्हें उस समय के शहीद के रूप में देखेंगे जब ईरान पर अमेरिका की तरफ से इतना बड़ा हमला हुआ था, या फिर उन्हें दुनिया भर के शिया समुदाय के धार्मिक और आध्यात्मिक नेता के रूप में याद किया जाएगा, या फिर उनके उस पुराने योगदान के लिए जब उन्होंने 80 के दशक की कठिन परिस्थितियों के बाद क्रांतिकारी राज्य की संस्थाओं को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी, या फिर उन युद्धों में उनकी भागीदारी के लिए जो 80 के दशक में हुए थे। खासकर ईरान की नई पीढ़ी, जिनकी यादें शायद 80 और 90 के दशक की घटनाओं से उतनी जुड़ी नहीं हैं, जब आयतुल्लाह खामेनी राज्य निर्माण और क्रांतिकारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इतने महत्वपूर्ण थे। आपके हिसाब से वो पीढ़ी उन्हें किस रूप में याद करेगी? What is your sense of how they would remember him? Well, it's not just Shias. I mean, he was seen as a hero. देखिए, बात सिर्फ शिया समुदाय की नहीं है। मेरा मतलब है उन्हें दुनिया के कई हिस्सों में एक नायक के रूप में देखा गया। मेरे वेनेजुएला के दोस्तों ने जब उनकी शहादत की खबर सुनी तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया, और उनमें से कई बहुत भावुक हो गए। और पूरे क्षेत्र में वही लोग जो अरब दुनिया में ईरान के समर्थन में थे, जब ईरान इन अरब पारिवारिक तानाशाहियों के खिलाफ खड़ा था, उनमें से बहुतों ने उन्हें फिलिस्तीनी मुद्दे की उम्मीद के रूप में देखा, क्योंकि उनके धार्मिक विश्वास हमेशा पीड़ितों, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों का साथ देने के थे, चाहे वो अपने देश में हों या विदेश में। ईरान में अलग अलग सरकारें रही हैं,
कुछ उदारवादी, कुछ वामपंथी, कुछ रूढ़िवादी, लेकिन वो हमेशा कोशिश करते रहे कि इन सबको ये याद दिलाएं कि जो लोग क्रांति से पहले भी हाशिए पर थे और आज भी हैं, उन्हें नजरअंदाज न दारफेसन। मेरा मतलब है, कोई वजह तो है कि इतने लाखों लोग इस शख्स के लिए सड़कों पर उतर आए, और उनमें से बहुत से लोग वो हैं जो खुद मुश्किलों से जूझ रहे हैं। सोचिए, मैंने तो बस एक दिन लगाया वहां जाने और वापस आने में, लेकिन एक मजदूर, एक आम कामकाजी आदमी या औरत जो किसी तरह गुजारा कर रही है, वो पूरा दिन लगाकर वहां जाती है, हिस्सा लेती है और फिर अगले दिन भी काम पर जाती है। लेकिन बात सिर्फ उन्हीं की नहीं है, वहां पढ़े लिखे लोग भी थे, अमीर तबके के लोग भी। वो एक गहराई वाले इंसान थे, सोचने समझने वाले, एक बौद्धिक व्यक्ति। दर्शनशास्त्र में उनकी अच्छी पकड़ थी, उन्हें पश्चिमी दर्शन की समझ थी, उन्होंने इतिहास पढ़ा था। एक बार उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति पर भाषण दिया था, उसका ज्यादातर हिस्सा उसी क्रांति के बारे में था। तेहरान विश्वविद्यालय के फ्रेंच स्टडीज विभाग में मेरे सहयोगी सब कह रहे थे कि वे इस बात से हैरान थे कि वह काम कितना अच्छा था। लोगों को लगा कि जानकारी उसी विभाग के लोगों ने उसे दी होगी, लेकिन उनमें से कोई भी शामिल नहीं था। वह 4 भाषाओं में बहुत धारा प्रवाह था, अरबी, फारसी और अजेरी में तो गहरी पकड़ थी, और इन तीनों भाषाओं के साहित्य का गहरा ज्ञान था। इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अजेरी कवि शहरयार, जो अजेरी और फारसी दोनों में लिखते थे, उसके बहुत करीबी दोस्त थे। वह अंग्रेजी में भी निपुण था, अंग्रेजी में उपन्यास पढ़ता था, राजनीतिक लेख पढ़ता था। तो जब बौद्धिक मुद्दों पर चर्चा होती थी, तो वह उस क्षेत्र के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित लोगों के साथ बराबरी से मौजूद रहता था। लेकिन वो ऐसे इंसान थे जो विदेश में जब सबने फिलिस्तीनी मुद्दे को छोड़ दिया था, तब भी डटे रहे। बाकी सबने तो समझौता कर लिया। देखिए तुर्की में नाटो सम्मेलन में क्या हुआ। ट्रंप कह रहे थे कि एर्दोआन उन पर नाटो के कुछ यूरोपीय नेताओं से ज्यादा वफादार हैं। फारस की खाड़ी के देशों की सरकारों को देखिए, सबने फिलिस्तीनियों का साथ छोड़ दिया। सिर्फ वही थे जिन्होंने ऐसा नहीं किया। और हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह, एक और असाधारण बुद्धिजीवी और प्रतिरोध के प्रतीक। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो उनकी शहादत के बाद मुसलमान बन गया, शिया मुसलमान। वो व्यक्ति इस वक्त ईरान में है, इन स्मरण कार्यक्रमों के दौरान। पहले वो किसी चीज पर यकीन नहीं करता था। तो उनका पूरा नजरिया बदल गया है। उन्होंने ईरान पर और ईरान की सीमाओं से बाहर भी गहरा असर डाला है। और अगर कोई ये कहे कि ये सब प्रचार है, तो जाकर खुद फुटेज देखिए। फिर मुझे बताइए, तेहरान में 12 मिलियन या पता नहीं कितने मिलियन लोग, फिर खोम जैसे छोटे शहर में 2 या 3 मिलियन लोग, और फिर दूसरे शहरों में, ये सब ऑनलाइन मौजूद है। सैटेलाइट फुटेज भी देखिए। और जैसे हम बात कर रहे हैं, मशहद में ये सब हो रहा है। लाखों लोग मशहद में हैं। आसपास के गांवों और कस्बों से लोग इसमें शामिल होने आते हैं। इसका एक कारण है, और वो खुद बहुत सतर्क, बहुत विनम्र और बेहद सादे इंसान थे। उनका परिवार भी बहुत साफ सुथरा है। उनके बच्चे किसी कारोबार में शामिल नहीं हैं। उनके दामादों में से कोई भी नहीं। आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनी, उनके दूसरे बेटे, लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि वो कौन है। अगर वो तेहरान की सड़कों पर चलते तो 99% बल्कि उससे भी ज्यादा लोग उन्हें पहचानते नहीं। कभी टीवी पर नहीं आए, कभी ऐसा कोई प्रोजेक्ट या कोशिश नहीं हुई कि उन्हें नेता बनाया जाए। आयतुल्लाह खामेनी शहीद हुए, और वो इसलिए शहीद हुए क्योंकि उन्होंने अपना घर छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन अपने दफ्तर से काम करूंगा, क्योंकि लोग अपने घर नहीं छोड़ सकते। तो उनकी जो नेतृत्व की ताकत थी, उसे ईरान के लोग बहुत मानते थे, और उन्हें युद्ध के दिन आज भी बहुत साफ याद है। वही व्यक्ति थे जिन्होंने इस रक्षा पहल, इस रक्षा रणनीति
या कहें आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य रणनीति की नींव रखी थी। This defensive and offensive military strategy. He was ridiculed by politics. उन्हें ईरान के राजनेताओं ने दशकों तक मजाक का निशाना बनाया और उन पर हमला किया क्योंकि उन्होंने ड्रोन प्रोग्राम को बढ़ावा दिया, मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, जमीन के नीचे बने मिसाइल और ड्रोन बेस और फैक्ट्रियां तैयार की और तथाकथित एक्सिस एफ रेजिस्टेंस को मजबूत किया। लेकिन फिर लोगों ने देखा कि जब ये व्यक्ति नहीं थे, युद्ध के पहले हफ्ते में हमारे पास कोई नेता नहीं था, किसी को नहीं पता था कि नया नेता कौन होगा। संविधान के अनुसार एक अस्थायी नेतृत्व परिषद बनाई गई, राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्जियन काउंसिल के प्रतिनिधि के साथ। लेकिन आप जानते हैं, सामान्य हालात में तो ऐसी परिषद ज्यादा कुछ नहीं करती, और वो भी युद्ध के समय में। ईरान के संविधान में जो विशेषज्ञों की परिषद है जो नेताओं को चुनती और हटाती है, वो तो ये तय करने के लिए भी इकट्ठा नहीं हो पाई कि अगला नेता कौन होगा। लेकिन नेता की गैरमौजूदगी में भी देश पूरी तरह एकजुट रहा, और जो सशस्त्र बल उसने तैयार किए थे, उसकी जो रक्षा रणनीति थी, जिस पर आने वाले दशकों तक सैन्य अकादमियों में चर्चा होगी, वो घड़ी की तरह सटीक काम कर रही थी। उन्होंने रात के अंधेरे में ही अमेरिकियों और इजरायली शासन पर प्रहार शुरू कर दिए, वो भी बिना किसी नेता के। वो वाकई एक अनोखे इंसान थे। उन्हें प्रतिरोध के महान शहीद और सबसे महान व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। और उनके बाद सैयद हसन नसरल्लाह, जिन्होंने फिलिस्तीनी मकसद के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। What was the core of his religious philosophy? उनकी धार्मिक सोच का मूल क्या था, खास तौर पर गरीबों और पीड़ितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के संदर्भ में। और मैं घरेलू पहलू पर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, वे गरीबों के प्रति बहुत सहानुभूतिशील थे, खासकर ग्रामीण ईरानियों के प्रति। उनके काम करने की परिस्थितियां, उनके संसाधन, उनके घर, इन सब को लेकर वे चिंतित रहते थे। और जैसा आपने बताया, उनके बेटे भी कोई कारोबार नहीं चलाते थे, बल्कि दूसरों के लिए काम करते थे, बिना किसी स्वार्थ के। इस्लाम में एक पूरी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा है जो लोगों को जरूरतमंदों के लिए काम करने की प्रेरणा देती है। लेकिन जैसा कि हमने इतिहास में देखा है, धर्म का असर दोनों तरह से हो सकता है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड के मेथोडिस्ट चर्च को लीजिए, जिनके बारे में E.P. थॉम्पसन ने लिखा है कि वे लंदन अनुबंधामेनी थेमस यर्कोर्थ अनुशासितनी और सेथे umor growling see through teaching. या फिर लारे रेटोमेरिका मिक्तिन चस्ताउब्र। और हाँ, दूसरी तरफ हम एल साल्वाडोर, निकारागुआ और दूसरे देशों में उन लिबरेशन थियोलॉजियनों को देखते हैं, जिन्होंने सिर्फ साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों और आम कामगार वर्ग पर थोपी गई वर्गीय जंग के खिलाफ भी क्रांतियों का समर्थन किया। तो हाँ, मेरा आखिरी सवाल यही था, क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं कि उनके धार्मिक दृष्टिकोण और उस वर्गीय दृष्टिकोण के बीच क्या रिश्ता था, जिसमें हम बतौर वामपंथी दिलचस्पी रखते हैं? वो संबंध क्या था? देखिए, वो निजी क्षेत्र के खिलाफ नहीं थे, लेकिन इससे उनके भीतर न्याय की जरूरत को लेकर जो गहरी भावना थी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। न्याय उनके लिए बहुत अहम था। उनका मानना था कि अगर कोई ईमानदारी से पैसा कमाता है तो वो बिल्कुल ठीक है, बल्कि अच्छी बात है। अगर निजी क्षेत्र समाज पर सकारात्मक असर डाल सकता है तो वो उसका समर्थन करते थे। लेकिन वो पूंजीवाद के खिलाफ थे, पूंजी के नहीं, बल्कि पूंजीवाद के। इसलिए वो न्याय के पक्ष में थे। और यही वजह थी कि चाहे बात क्यूबा की हो, रंगभेद वाले दक्षिण अफ्रीका की या फिर फिलिस्तीन की, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो खुद भी युद्ध में स्वयंसेवक रहे थे। उनके बेटे, जिनमें मौजूदा नेता भी शामिल हैं, युद्ध में स्वयंसेवक थे। और ये काफी जोखिम भरा था क्योंकि वो खुद एक उच्च पद पर थे। वो साफ तौर पर जानते थे,
दूसरी तरफ वाले उन्हें या उनके बेटे को ढूंढ सकते थे। अगर वो उन्हें पकड़ लेते तो ये बहुत बड़ा झटका होता, लेकिन इससे वो रुके नहीं। उन्होंने शुरुआत खुद से की, अपने ही बलिदान से। क्रांति से पहले वो जेल जा चुके थे, मुझे लगता है 6 बार, कई बार। वो सबसे बुरी जेल में गए थे। तेहरान के बीचों बीच एक जेल है, शायद उसी में। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, वही जेल। उन्हें वहां ले जाया गया था। उन्होंने युद्ध में स्वेच्छा से हिस्सा लिया, लड़े भी। जबकि उन्हें पहले कभी सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था, उन्होंने युद्ध के दौरान ही लड़ना सीखा। और फिर वो अनियमित सेना यानी स्वयंसेवी बलों के कमांडर बने युद्ध के शुरुआती महीनों में, जब हालात बहुत खराब थे। तो यही न्याय है। मुझे लगता है यही सबसे अहम बात है। और यही हमारे धर्म का एक अहम हिस्सा है। खास तौर पर शिया इस्लाम में ये एक बहुत ही ताकतवर भावना है। पहले इमाम, दूसरे इमाम, तीसरे इमाम और पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन करबला में। ये सभी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका ईरान के लोगों और पूरे एक्सिस रेजिस्टेंस के नजरिए पर गहरा असर है। यही वजह है कि वे इतने अडिग और मजबूत हैं। फिर से कहूं तो अलिस्टेयर क्रूक की किताब रेजिस्टेंस जरूर पढ़नी चाहिए। और गोइंग टू तेहरान, शायद मैं आपके शो पर तीसरी बार इसका जिक्र कर रहा हूं। फ्लिंट और हिलेरी लेवरेट की ये किताब लोग खरीदें और पढ़ें। तब उन्हें समझ आने लगेगा कि असलियत क्या है और ये पश्चिमी कहानियों से कितनी अलग है, जो हमें तब से सुनाई जा रही हैं जब मैं बस एक किशोर था, बहुत ही कम उम्र का किशोर। यह हम बात खत्म करते हैं। And he bless person your mouths और आपके दिन वो उठाए दे। मुझे हाविज़ी vermithiawth. So the familiar jang. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं और मुदियार ज्योतिष्मान हमने मिलकर ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। पिछले 2 सालों में हमने कोशिश की है कि वामपंथी और प्रगतिशील विचारधारा के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करें। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक आर्काइव तैयार करें, तो मेरे 2 अनुरोध हैं। पहला, अगर संभव हो तो इस उद्देश्य के लिए दान देने पर विचार करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। Finally, don't forget to hit the subscribe button.